नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 61% से अधिक मतदान, उत्तराखंड में 65% और गोवा में 79% मतदान हुआ। रांची की विशेष सीबीआई अदालत चारा घोटाले मामले में आज फैसला सुनाएगी। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर इस मामले में शामिल। हिमाचल प्रदेश में बृहस्पतिवार से राज्य की सभी शिक्षण संस्थाएं फिर खुलेंगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 173 करोड़ 38 लाख से अधिक टीके लगाए गए। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले चीन के 54 ऐप प्रतिबंधित किए। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ आगाह किया। कहा, क्रिप्टो करेंसी सरकारी नियंत्रण से बचने के लिए विकसित किया गया। हैदराबाद में आज से भारतीय संग्रहालयों पर 2 दिन का वैश्विक शिखर सम्मेलन। और खेलों में वॉशिंगटन सुंदर चोट के कारण वेस्टइंडीज के साथ कोलकाता में 2020 क्रिकेट श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दूसरे मैच में आज क्वींसटाउन में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं लवलीन निगम। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, केरल से आजाद हिंद फौज के उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसे अंग्रेजों ने मात्र 26 वर्ष की आयु में फांसी दी थी, जो मलाया में गुप्तचर एजेंट का प्रशिक्षण लेने के बाद 1942 में भारत आए थे ताकि ब्रिटिश योजना और सेना की गतिविधि की जानकारी ली जा सके। सही उत्तर है वक्कोम अब्दुल खादर। वे सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रभावित होकर आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। 1938-39 के दौरान वे मलाया गए और 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुए। एक खुफिया अधिकारी के तौर पर उन्हें ब्रिटिश योजना और सैन्य गतिविधियों की जानकारी लेने के लिए भारत भेजा गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने 1942 में कालीकट तट के निकट उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर जासूसी और देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्यु दंड दिया गया। 1943 में मद्रास कारागार में उन्हें फांसी दे दी गई। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं जम्मू कश्मीर में गांदरबल के शब्बीर अहमद मीर। आदाब, मैं शब्बीर अहमद जिला गांदरबल जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूं। मैं ऑल इंडिया रेडियो समाचार लगातार रेडियो पर सुनता रहता हूं। ये जो ऑल इंडिया रेडियो ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रश्नों की सीरीज चलाई है, ये एक अच्छा कदम है। इससे हमें उन महान हस्तियों के बारे में जानकारी मिलती है जिन्होंने हमारे देश की आजादी में नुमाया रोल अदा किया है। मुझे आज बेहद खुशी हुई कि आज के इस क्विज में मुझे विनर घोषित किया गया। इसके लिए आकाशवाणी की पूरी समाचार टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। अब अमृत महोत्सव क्विज का 54वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया था? प्रश्न फिर सुन लें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन के दौरान
तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल पता amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। उत्तर प्रदेश में 9 जिलों के 55 विधानसभा क्षेत्रों में 61% से अधिक मतदान की खबर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर दूसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकले, जो कि लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। विशेष तौर पर महिलाओं और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में काफी उत्साह देखा गया। दूसरे चरण में 69 महिला उम्मीदवारों सहित 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो गया है। इस चरण में जो प्रमुख उम्मीदवार मैदान में हैं, उनमें वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता आजम खान, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह, धर्म सिंह सैनी, वर्तमान मंत्री सुरेश खन्ना, बलदेव औलख, गुलाब देवी और बरेली की पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरन शामिल हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कल 65.1% मतदान हुआ। मुख्य चुनाव अधिकारी सुश्री सौजन्या ने बताया कि मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और किसी भी मतदान केंद्र से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अंतिम आंकड़े मतदान कर्मियों के वापस लौटने के बाद जारी किए जाएंगे। राज्य में मतदान ड्यूटी पर लगभग 80,000 कर्मचारियों और 40,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। सुश्री सौजन्या ने कहा कि सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें स्ट्रांग रूम में त्रिस्तरीय सुरक्षा में रखी जाएंगी। गोवा विधानसभा चुनाव में कल 79% मतदान हुआ। मुख्य चुनाव अधिकारी कुणाल ने बताया कि संकेलिम निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक 90% और बेनोलिम में सबसे कम 70% वोट डाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब सबकी नजरें 10 मार्च को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई हैं। गोवा में इस बार का राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार 40 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तृणमूल कांग्रेस पहली बार चुनाव मैदान में है। टीएमसी का गठबंधन महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से है। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 40 उम्मीदवार चुनावी मुकाबले में हैं। दूसरी बार गोवा विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने 39 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। शिवसेना और एनसीपी के 23 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का इस बार फैसला होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी, गोवा से कृष्ण कुमार लाल। इस बीच उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण और पंजाब में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। घर घर जाकर जनसंपर्क कार्यक्रम के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों के उम्मीदवारों के नाम तय होने के बाद स्टार प्रचारक और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता जन रैलियों में जुटे हैं। वर्चुअल माध्यम से भी मतदाताओं को लुभाने का सिलसिला जारी है।
मणिपुर में इम्फाल पश्चिम जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों को तैनाती संबंधी निर्देश देने में लाउड स्पीकर या सार्वजनिक घोषणा प्रणाली का उपयोग न करने का निर्णय लिया है। 60 सदस्यों वाले मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए इस महीने की 28 तारीख को पहले चरण में 38 सीटों पर और अगले महीने 5 तारीख को 22 सीटों पर मतदान होना है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कल जालंधर के पीएपी मैदान में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो गंभीरता के साथ काम कर सके। पंजाब में विकास का नया अध्याय शुरू होगा और इसका विश्वास पंजाब के एक एक व्यक्ति को, खास करके मेरे नौजवानों को मैं ये विश्वास देने के लिए आया हूं कि आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहने देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के होशियारपुर में एक रैली में नोटबंदी, जीएसटी, भ्रष्टाचार, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शनों, ड्रग माफिया और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में पंजाब में गरीबों, किसानों और छोटे उद्यमियों की सरकार होगी। चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं, गहराई से वो गरीबी को समझते हैं। वो सरकार चलाएंगे तो अरबपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे, पंजाब के गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों की सरकार चलाएंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने कल निर्वाचन आयोग से कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के विरुद्ध उनके कथित टिप्पणियों के लिए शिकायत की। उन्होंने सिद्धू पर पंजाब में चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। श्री नकवी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल में आयोग से श्री सिद्धू के विरुद्ध कार्रवाई करने की अपील की है क्योंकि इस तरह की टिप्पणियां आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। श्री नकवी ने बताया कि आयोग को यह भी जानकारी दी गई कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुस्लिम महिला मतदाताओं को वोट देने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग से फर्जी मतदान रोकने के लिए समुचित व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 61% से अधिक मतदान, उत्तराखंड में 65% और गोवा में 79% मतदान हुआ। रांची की विशेष सीबीआई अदालत चारा घोटाला मामले में आज फैसला सुनाएगी। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव इस मामले में शामिल। हिमाचल प्रदेश में बृहस्पतिवार से राज्य की सभी शिक्षण संस्थाएं फिर खुलेंगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 173 करोड़ 38 लाख से अधिक टीके लगाए गए। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले चीन के 54 ऐप प्रतिबंधित किए। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ आगाह किया। कहा, क्रिप्टो करेंसी सरकारी नियंत्रण से बचने के लिए विकसित किया गया। हैदराबाद में आज से भारतीय संग्रहालयों पर 2 दिन का वैश्विक शिखर सम्मेलन। और खेल में वाशिंगटन सुंदर चोट के कारण वेस्टइंडीज के साथ कोलकाता में T20 क्रिकेट श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दूसरे मैच में आज क्वींस टाउन में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत आज चारा घोटाला मामले में फैसला सुनाएगी। इस मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव शामिल हैं। झारखंड में डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़े इस मामले में लालू यादव सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने निवेशकों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में सचेत करते हुए कहा है कि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी देश में सरकारी नियंत्रण और वित्तीय प्रणाली के नियमों से बचने के लिए तैयार की गई है। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा था कि निजी क्रिप्टो करेंसी और रिजर्व बैंक समर्थित डिजिटल मुद्रा के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चर्चा चल रही है और इसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल शाम 7 बजे तक 173 करोड़ 38 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इस बीच संक्रमण से ठीक होने की दर 97.68% है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार से राज्य के सभी शिक्षा संस्थान और सिनेमाघर फिर से खोलने का फैसला किया है। कल राज्य में कोविड स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तत्काल चिकित्सा की जरूरत वाले रोगियों के लिए 108 राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत 50 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने पर भी स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि कोविड संक्रमितों की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामले हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से काफी कम उसमें आ रहे हैं, काफी गिरावट हुई है एक्टिव केसेस में। तो ऐसे में हमने निर्णय किया है कि एक तो जो स्कूल कॉलेजेस सारे हमारे जो अभी तक जो है वो बंद पड़े थे, विशेष तौर से स्कूल का मैं जिक्र करूंगा, तो वो हमने 17 तारीख से खोलने का निर्णय किया है। एक तो ये हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिया, सभी विंटर समर क्लोजिंग सभी स्कूल अब शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, जो रिस्ट्रिक्शन कोविड की हमने हिमाचल प्रदेश में लगाई थी, सोशल गैदरिंग और उसके साथ साथ मंदिरों में लंगर नहीं होगा, जगराते नहीं होंगे, जिम नहीं होंगे, ये जो टूरिज्म की हमारी डेस्टिनेशंस हैं, और उसके बाद ये सारी रिस्ट्रिक्शन हमने कल खोल दी है और निर्णय किया है कि कोविड के प्रोटोकॉल का हम पूरा पालन करेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले चीन के 54 ऐप प्रतिबंधित कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन प्रतिबंधित ऐप की सूची जारी की है। संस्कृति मंत्रालय आज भारतीय संग्रहालयों पर 2 दिन का शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। अपनी तरह का ये पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आज और कल हैदराबाद में होगा। भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना शीर्षक से आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमारात और ब्रिटेन सहित कई देश इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथाओं को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लाया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। यह कार्यक्रम आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। आज की अपराजिता समर्पित है स्वतंत्रता सेनानी और कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान पर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संघर्ष की एक झलक। गृहस्थर घर हुआ की बासे ने कुआ शिशु है नती हुआ। आज की कड़ी में हम असम के स्वतंत्रता सेनानी नबीन बरदोलाई को स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 15 फरवरी 1875 को असम के कामरूप जिले में हुआ था। वे 1920 से 1922 के दौरान असम में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अपने विशिष्ट कार्यों और जीवन शैली के जरिए खादी के उपयोग और अहिंसा के सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में असम को शामिल कराने के उद्देश्य के साथ बरदोलाई असम एसोसिएशन में शामिल हुए और 1919 में इंग्लैंड गए। उनकी ये यात्रा सफल रही और असम को नई प्रशासनिक योजना में शामिल किया गया।
1920 में वे नागपुर अधिवेशन के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। बरदोलाई ने असम में कांग्रेस की गतिविधियों को आगे बढ़ाने और असहयोग आंदोलन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान और 1930 के दशक में बरदोलाई को जेल भी जाना पड़ा तथा अंग्रेजों का कठोर बर्ताव सहना पड़ा। बरदोलाई ने इंडियन नेशनल कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पद संभाले। वे 1926 में कांग्रेस के पांडु अधिवेशन की स्वागत समिति के महासचिव थे। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के अलावा बरदोलाई प्रसिद्ध लेखक और अनुवादक भी थे। उनके ज्यादातर लेखन में देशभक्ति की भावना को प्रमुखता दी गई है। बरदोलाई के समर्पण, दृढ़ता और कड़ी मेहनत ने उन्हें कर्मवीर के रूप में लोकप्रिय बनाया। महान स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन। कत सेनानीर मृत्यु हलो, कत जीवन यौवन गেল, সেই মৃত্যু অপরাজেয়, সেই মৃত্যু চিরবরণীয়। हम स्वतंत्रता सेनानी जाहनूर अली को याद करते हैं। 15 फरवरी 1922 को असम की सूरमा घाटी के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जाहनूर अली भावी राजनीतिक कार्रवाई पर चर्चा के लिए लगभग 300 लोगों के साथ सिलहट के कनई घाट में एकत्र हुए। हालांकि इस बैठक के लिए स्थानीय पुलिस की अनुमति ली गई थी, फिर भी ब्रिटिश अधिकारियों ने अचानक इन लोगों को 7 मिनट के भीतर प्रांगण खाली करने का आदेश दे दिया। निर्दोष लोगों की बात सुने बिना ही पुलिस ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी और गोली लगने से जाहनूर अली की मौके पर ही मौत हो गई थी। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करते हैं। हम सत्याग्रही सिद्धेश्वर राजहंस को भी याद करते हैं, जो 15 फरवरी 1932 को शहीद हुए थे। राजहंस बिहार के मुंगेर जिले के थे और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। मुंगेर की कांग्रेस कमेटी ने 15 फरवरी 1932 को झंडा सत्याग्रह दिवस के रूप में घोषित किया था। राजहंस उस भीड़ में शामिल हो गए जो तारापुर थाने पर झंडा फहराने के उद्देश्य से इकट्ठा हुई थी। पुलिस ने पहले भीड़ को वहां से हटने की चेतावनी दी और फिर उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इसमें राजहंस गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस महान शहीद को हमारा नमन। हम गांधीवादी और प्रसिद्ध कलाकार कलपति गणपति सुब्रमण्यन को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 15 फरवरी 1924 को केरल के कुथुपरम्बा में हुआ था। वो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थे और अपनी गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में सरकारी महाविद्यालयों में उनकी नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। स्वतंत्रता के बाद सुब्रमण्यन विविध कला कार्यों, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति कला, खिलौने और बच्चों की पुस्तकें लिखने में व्यस्त हो गए। इस महान भारतीय को आकाशवाणी का नमन। हम दिल्ली के 2 निवासियों को भी याद करते हैं, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया था। ये हैं आमिर अली और शेख मुराद खान। उन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 15 फरवरी 1858 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। हम इन महान शहीदों को सलाम करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो।
वॉशिंगटन सुंदर वेस्टइंडीज के साथ कोलकाता में टी20 क्रिकेट श्रृंखला में चोट के कारण नहीं खेल पाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि उनकी जगह कुलदीप यादव को लिया गया है। टी20 श्रृंखला कल से ईडन गार्डन में शुरू हो रही है। महिला एक दिवसीय क्रिकेट के दूसरे मैच में आज क्वींसडाउन में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 62 रन से मात दी थी। और मनोज, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में कल हुए मतदान का सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। राजस्थान पत्रिका ने लोकतंत्र की जय शीर्षक से इन राज्यों में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारों को दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, चुनावी महायज्ञ में गोवा अव्वल, लगभग 79% मतदान। जनसत्ता ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब में एक चुनाव रैली के संबोधन को प्रमुखता से दिया है। सुरक्षा के लिए खतरा बने चीन के और 54 ऐप पर लगी रोक नवभारत टाइम्स सहित सभी अखबारों में है। पत्र लिखता है, भारत विरोधी देशों को भेजी जा रही थी उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी। लोक सत्ते की सुर्खी है, भारत सरकार ने एक बार फिर चीन के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक की। शेयर बाजार में कल हुई साल की सबसे बड़ी गिरावट को अमर उजाला ने आर्थिक मोर्चे पर झटका बताया है। राष्ट्रीय सहारा को लगता है, रूस यूक्रेन में तनाव से बाजार सहमा, कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल ने बढ़ाई फिसलन। एबीजी शिपयार्ड की धोखाधड़ी औसत से कम समय में पकड़ी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के इस बयान को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से दिया है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज कोष स्थापित किया गया था? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 61% से अधिक मतदान, उत्तराखंड में 65% और गोवा में 79% मतदान हुआ। रांची की विशेष सीबीआई अदालत चारा घोटाला मामले में आज फैसला सुनाएगी। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव इस मामले में शामिल। हिमाचल प्रदेश में बृहस्पतिवार से राज्य की सभी शिक्षण संस्थाएं फिर खुलेंगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 173 करोड़ 38 लाख से अधिक टीके लगाए गए। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले चीन के 54 ऐप प्रतिबंधित किए। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ आगाह किया, कहा क्रिप्टो करेंसी सरकारी नियंत्रण से बचने के लिए विकसित किया गया। हैदराबाद में आज से भारतीय संग्रहालयों पर 2 दिन का वैश्विक शिखर सम्मेलन। और खेलों में वॉशिंगटन सुंदर चोट के कारण वेस्टइंडीज के साथ कोलकाता में 2020 क्रिकेट श्रृंखला में नहीं खेल पाएंगे। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दूसरे मैच में आज क्वींसडाउन में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।